हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हमारी एक सीरीज चल रही है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के, जिसमें हम कंटिन्यूअसली चैप्टर वाइज चैप्टर टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करने वाले हैं। लेकिन इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रस्तुत प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से एक बुक है सामान्य विज्ञान के लिए, जिसमें आईएएस और डिफरेंट स्टेट पीसीएस के लगभग 250 पेपरों को असेंबल करके उनके 3500 क्वेश्चन निकाले गए हैं और उन 3500 क्वेश्चनों को तोड़ा गया है चैप्टर वाइज। फिर फर्दर उनको दोबारा से तोड़ा गया है चैप्टर में भी टॉपिक वाइज। लेकिन टॉपिक वाइज अरेंज करते समय एक खास बात का ध्यान रखा गया है कि टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या दिया गया है, कुछ थ्योरी दे रखी है जो आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में काम आएगी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप पहले उस थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चनों को करेंगे, तो आपकी एक ग्रिप बनेगी एमसीक्यू सोल्व करने पर। इसके साथ ही हर एक क्वेश्चन जहां कहीं भी जरूरत पड़ी है वहां पे नॉलेज प्लस के नाम से कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी दे रखा है। हर एक क्वेश्चन के साथ स्पेशली एक सॉल्यूशन भी दे रखा है, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है। इसके अलावा हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एड ऑन करते चलेंगे। तो उस एड ऑन को आप अलग से बुक में नोट करने की अलग से कॉपी में नोट करने की जगह पे क्या कर सकते हैं, इस बुक को खरीद करके इस बुक में साथ साथ नोट करते चलिए। इससे आपका टाइम बच जाएगा और उस बचे हुए टाइम को आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी ज्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आप अपनी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज का मानव नेत्र और उसके जो काम है, कामकाज है, उसके बारे में। तो देखिए, मानव नेत्र का क्या स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मानव नेत्र का होता है। ये जो चीज है इसको हम कहते हैं कॉर्निया। इसके पीछे एक इस तरीके से बहुत पतली सी एक झिल्ली होती है जिसको हम कहते हैं आइरिस। ये जो पूरा का पूरा गोला है इसे नेत्र गोला कहा जाता है, या फिर इसको दृढ़ पटल भी कहते हैं। इसके अंदर एक काले रंग का एक पर्दा होता है, या काले रंग की मतलब कलर की एक लेयर चढ़ी होती है। उस लेयर को कहा जाता है रक्त पटल। इस रक्त पटल के ऊपर एक लेयर और होती है जिसको कहा जाता है रेटिना। रेटिना में ये वाला पॉइंट जो बिल्कुल एकदम इस छेद के जस्ट सामने होता है उसको कहते हैं पीत बिंदु या येलो पॉइंट। और जहां से रेटिना की नसें बाहर निकलती हैं उसको कहा जाता है डार्क पॉइंट या ब्लैक पॉइंट। येलो पॉइंट पे जो चित्र बनेगा वो एकदम क्लियर बनेगा, डार्क पॉइंट पे जो चित्र बनेगा वो ऐसा बनेगा कि वहां पे वो दिमाग को दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा ये जो आइरिस है इसमें एक छेद छिद्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल के नाम से जानते हैं, या जैसे नेत्र तारा के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अलावा यहां मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियों में लटका हुआ एक क्या होता है, नेत्र लेंस होता है जो उत्तल प्रकृति का होता है। और नेत्र लेंस क्या हो सकता है कि कभी इसके मांसपेशियां इसको खींच देंगी तो इसकी जो फोकल डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, और कभी इसको दबा देंगी तो इसकी फोकल डिस्टेंस घट जाएगी। आंखों की यह क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है। यहाँ पे तरल भरा रहता है नेत्र लेंस और ये बाहर की साइड में, इसको हम कांचाव द्रव के नाम से जानते हैं। और यहां पे जो द्रव भरा रहता है उसे नेत्र द्रव के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से इसमें क्या रहता है, लिक्विड वगैरह भरे रहते हैं। यहाँ पे जो उत्तल लेंस जो चित्र बनाएगा वो चित्र ऐसा होता है कि जो उल्टा बनता है, मतलब ऊपर की किरण नीचे और नीचे की किरण ऊपर जाती है, इसलिए चित्र जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये यहाँ की खासियत रहती है। ठीक है, अब इसमें अगर नेत्र के जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसमें अगर कोई भी गड़बड़ी आ जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र दोष कहते हैं। सामान्य तौर से जो सामान्य आंख है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की चीजों को देख सकती है। इसलिए जो नेत्र की निकटतम दृश्यता होती है
वो 25 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी दूरी या दूर जो पॉइंट होता है, फार पॉइंट जो होता है, दूरस्थ दृश्यता जो होती है वो अनंत होती है। अब यहाँ पे बात करें हम कि नेत्र है क्या, तो ऐसा प्रकाश संवेदी गोलीय अंग जिसका व्यास लगभग 25 सेंटीमीटर होता है और जो हमें वस्तुओं को दिखाने में हेल्प करता है या जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, नेत्र कहलाता है। दृढ़ पटल इसका अपारदर्शी भाग होता है जो कठोर होता है। रक्तक पटल काले रंग की एक झिल्ली होती है जो दृढ़ पटल से चारों तरफ चिपकी होती है। आयरिस क्या होता है, कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शक पर्दा होता है। यही पर्दा होता है, अगर ये काला है तो हमें आंखों का रंग काला दिखेगा, अगर ये नीला है तो नीला दिखेगा, अगर ये सुनहरा है तो आंखों का रंग सुनहरा दिखेगा। मतलब आयरिस के द्वारा ही आंखों का कलर डिसाइड होता है। अगर हम कॉर्निया की बात करें तो ये स्वच्छ मंडल है, कांच की तरह एकदम पारदर्शक होता है, और ये क्या है, पारदर्शक भाग बाह्य पृष्ठ पर ये क्या करता है, अपवर्तन करता है। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है, तो वो भाग कौन सा है, वो भाग कॉर्निया ही होता है। नेत्र लेंस में नेत्र दान में पूरा नेत्र दान नहीं किया जाता है, सामान्यतः कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। पुतली क्या है, जिसको हम प्यूपिल या नेत्र तारा कह रहे हैं, ये क्या है, मध्य छिद्र है। जो आयरिस के बीच में छेद है, काला पॉइंट है, उसके अंदर भी एक काला पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पुतली या प्यूपिल के नाम से जानते हैं। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश ज्यादा होता है तब ये बहुत छोटा हो जाता है, और प्रकाश जब कम होता है तो ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। पक्षाभ पेशियां की बात करें तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने वाली पेशियां, ये जो मांसपेशियां हम कह रहे हैं, इनको हम यहाँ क्या कहते हैं, टेक्निकल वर्ड में पक्षाभी पेशियां कहते हैं। कांचाव द्रव की बात करें तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है इस वाले इलाके में, उसको हम क्या कहते हैं, कांचाव द्रव कहते हैं। रेटिना क्या है, नाड़ियों से बना एक आंतरिक पर्दा है। मतलब कि जो रक्त पटल है, रक्तक पटल है, उसके ऊपर जो एक पर्दा है जिस पर हमको इमेज मिलेगी, वो पर्दा क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। और नेत्र लेंस क्या होता है, ये द्विउत्तल लेंस होता है, ये अभिसारी प्रकृति का होता है, इसका अपवर्तन 1.44 होता है। बस इतना याद रखिए कि उत्तल होता है। अब बात आती है कि जो हमारी रेटिना है, रेटिना की कोशिकाएं दो प्रकार की, या ये कह सकते हैं कि रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक कोशिकाओं को दंड कोशिका या दंडक कहते हैं, और दूसरी कोशिकाओं को कोन या कह सकते हैं शंकु कोशिकाएं कहते हैं। जो दंड कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होती हैं, और जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। जिनमें दंड कोशिकाएं ज्यादा होंगी उनको प्रकाश की कम तीव्रता में भी दिखाई दे जाएगा, जैसे कि चीता। और जिनमें दंड कोशिकाएं, चीता हो गया, या फिर चीते से भी अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं, उल्लू का एग्जांपल आप ले सकते हैं। उल्लू रात में भी देख सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में दंड कोशिकाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन बहुत ज्यादा दंड कोशिका होने का एक घाटा ये भी है कि सूरज का जब तेज प्रकाश निकलेगा तो उससे आंखों में बहुत ज्यादा चकाचौंध हो जाएगी और देखने में समस्या आएगी। तो ये एक समस्या आती है। अब उसी तरीके से अगर किसी में दंड कोशिका कम होंगी तो वो जब बहुत ज्यादा प्रकाश हो जाएगा उसको तभी दिखाई देगा, जैसे ही सूरज छिपेगा उसको दिखना बंद हो जाएगा। हम एग्जांपल कम दंड कोशिका वाले जीव के रूप में मुर्गे का ले सकते हैं। मुर्गे में क्या होती है, दंड कोशिकाएं कम होती हैं। इसी तरीके से जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो रंग को दिखाती हैं। तो जिसमें शंकु कोशिकाएं ज्यादा होती हैं वो रंगों के बीच अच्छा डिफरेंस कर पाता है। जिनमें शंकु कोशिकाएं कम होती हैं तो वो रंगों के बीच डिफरेंस नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को कलर ब्लाइंड कहा जाता है, या आप उसको कह सकते हैं कि वर्णांध कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है। महिलाएं इस तरह के रोग के लिए सामान्य तौर पर वाहक का काम करती हैं, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड एक बीमारी है। महिला में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो सामान्यतः महिलाएं वाहक का काम करती हैं और सामान्यतः पुरुष इसके शिकार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि जो दृष्टि दोष हो जाते हैं वो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य तौर पर 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। एक है निकट दृष्टि दोष। जब निकट दृष्टि दोष कह रहा है, इसका मतलब
निकट की वस्तु तो हम स्पष्ट देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और इसमें नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके कारण जो है, अगर हम कारण की बात करें, कारण में दो कारण हो सकते हैं। या तो क्या हो जाए कि जो फोकल, जो हमारा नेत्र लेंस है वो कैसा हो जाए, वो हो जाए बीच में से ज्यादा मोटा। ज्यादा मोटा हो जाएगा तो पहले ही प्रकाश को क्या कर देगा, मोड़ देगा और रेटिना तक पहुंचने नहीं देगा। इमेज पहले ही बन जाएगी जिसको रेटिना देख नहीं पाएगी। इस तरह की गलती को सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक अवतल लेंस लेना पड़ेगा। अवतल लेंस प्रकाश को बिखरा देता है। अब प्रकाश बिखर जाएगा तो प्रकाश फिर क्या करेगा, रेटिना पर ही जाके इकट्ठा होगा और इस तरीके से दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। एक तो कारण ये है कि हमारा नेत्र लेंस कैसा हो जाए, मोटा हो जाए, या कहिए कि उसकी फोकल डिस्टेंस घट जाए, या फिर क्या हो जाए कि जो नेत्र गोला है हमारा, नेत्र गोलक, ये बड़ा हो जाए। इन दो वजहों से क्या होता है, ये यहाँ पे जैसे कह रहे हैं नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, ये एक कारण है। गोलक भी अगर बड़ा हो जाएगा तब भी क्या होगा, रेटिना पीछे हट जाएगी। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरह की जो समस्या आती है वो है दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, इसको मायोपिया कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष जब कहेगा तो दूर की वस्तु तो हमको ठीक दिखेगी लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा ये है लेंस है, ये पतला हो जाए। अब पतला होने की वजह से ये क्या करेगा, इमेज को रेटिना से पीछे बनाएगा। अब रेटिना से बनी हुई जो पीछे बनेगी इमेज, उसको भी हमारा नेत्र नहीं देख पाएगा। इसके सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक उत्तल लेंस पहन लेंगे। तो उत्तल लेंस ऑलरेडी प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है। ये सिकोड़ा हुआ प्रकाश और ज्यादा सिकुड़ जाएगा या इकट्ठा हो जाएगा तो ठीक रेटिना पर जाकर के इमेज फॉर्मेट कर देगा। इस तरीके से इसका दोष का निवारण किया जा सकता है। तो एक दोष तो यह है कि नेत्र लेंस क्या हो जाए, नेत्र लेंस पतला हो जाए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि जो गोला है, नेत्र गोलक है, वो क्या हो जाए, सिकुड़ जाए या पतला हो जाए। इस तरीके से दो कारणों की वजह से ये दृष्टि दोष हो सकता है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना या गोलक का सिकुड़ जाना। इसको दूर किया जाता है उत्तल लेंस की सहायता से। जरा दृष्टि दोष को कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब ये हुआ कि भाई देखिए, अब ये क्या है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया दूरदृष्टि दोष, ये हो गया प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का मतलब है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो जो लेंस को साधे हुए होती हैं मांसपेशियां, वो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। मांसपेशियां ही वो चीज है जो हमारे लेंस की फोकल डिस्टेंस को लगातार एडजस्ट करती है। दूर की चीज देखनी है तो अलग फोकल, और नजदीक की देखनी है तो अलग फोकस बना देती है। लेकिन अगर मान लीजिए मांसपेशियां ही कमजोर हो जाएंगी तो वैसी कंडीशन में नेत्र की समंजन क्षमता, मतलब स्थिति के हिसाब से अपना फोकस चेंज करने की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी। इसी को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। अब नॉर्मली बुढ़ापे में ही क्या होता है, ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं, इसलिए इसमें ना तो पास की चीज दिखाई देती है ना ही दूर की चीज दिखाई देती है। अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसको दूर किया जा सकता है एक ऐसा लेंस बना करके जिसमें नीचे वाला हिस्सा तो हो उत्तल और ऊपर वाला हिस्सा हो अवतल। क्यों, क्योंकि दूर की चीजें देखने के लिए हमको निगाह को ऊपर करना पड़ता है, सीधा करना पड़ता है, तो हम अवतल से देख लेंगे। नजदीक की चीज जैसे किताब पढ़ने के लिए हमको नीचे देखना पड़ता है तो हमारी निगाह नीचे की तरफ जाती है, तो नीचे वाले हिस्से से हम किताब को पढ़ लेंगे उत्तल की हेल्प से। इसलिए इसमें दो फोकसी या उत्तल अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब रही अबिंदुकता की बात, इसको एस्टिग्मेशन कहा जाता है। इसमें क्या है, एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध वस्तुएं का रेटिना पर फोकस न होना। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए इस तरह की लाइनिंग में चीजें अगर स्पष्ट दिख रही होंगी इस तरह के इंसान को,
तो इस तरह की लाइनिंग की क्षैतिज लाइनों की चीजें उसको स्पष्ट नहीं दिखेंगी। होता क्या है कि आंखों में ये जो होता है ना, जिसको हम क्या कह रहे थे, कॉर्निया, तो कॉर्निया अगर किसी कारण से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो उसकी वजह से प्रॉपर फोकसिंग नहीं हो पाती है, तो कॉर्निया की विकृति की वजह से अबिंदुकता रूप होता है। अब इसकी वजह से या तो क्षैतिज स्पष्ट दिखाई देता है या ऊर्ध्व स्पष्ट दिखाई देता है, दोनों एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिकल लेंसों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब और भी प्रकाशिक यंत्र हैं। नेत्रों में एक समस्या और हो जाती है कई बार, जैसे हम पीछे लौट के देखेंगे तो नेत्र का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, कभी कभी इसमें क्या होता है, एक फोड़े जैसी चीज उत्पन्न हो जाती है, या तो यहां या यहां लेंस से सटते हुए, जिसको हम ये कहते हैं एक फोड़ा टाइप का हो जाता है कि ये नेत्र में क्या हो गया है, नेत्र का फोड़ा हो गया है, या इसको हम ऑपरेशन करके बाहर निकाल सकते हैं। बाकी जो समस्या है उनको हम चश्मे के द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फोड़े टाइप की चीज हो जाती है तो इसको हम चश्मे के द्वारा निकाल देते हैं। अब और भी प्रकाशिक यंत्र हैं, जैसे कैमरा है, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या है, छोटी छोटी वस्तुओं को या बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र ही क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ये छोटी वस्तुओं का बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमको उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी प्रकृति का होता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और इसमें एक आवर्धक लेंस मतलब कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरी होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होती है उसकी आवर्धन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और सरल सूक्ष्मदर्शी से तो ये काफी बड़ा चित्र बनाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो या फिर उससे भी ज्यादा उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी की अगर भेदन क्षमता की बात करें, अगर दो वस्तुओं को एकदम, छोटी छोटी वस्तुओं को एकदम निकट रख दें और इससे द्वारा अगर हम बड़ा करके देखें, अगर वो दोनों वस्तुएं हमको अलग अलग दिख जाती हैं तो हम कहेंगे कि इसकी विभेदन क्षमता ज्यादा है। अगर नहीं देख पाएंगे अलग अलग तो हम कहेंगे कि इसकी विभेदन क्षमता कम है। अब इसके उपयोग क्या है, तो भाई छोटी छोटी चीजों को बड़ी करके देखता है, तो वर्नियर कैलिपर्स, उसके बहुत पास पास में निशान होते हैं, तो उसको पढ़ने में काम आती है। घड़ी साज सूक्ष्म पुर्जों को देखकर मरम्मत करता है, तो वहां भी सूक्ष्मदर्शी काम आती है। छोटे छोटे जीव है, कोशिकाएं हैं, उनको देखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं दूरदर्शी की। तो दूरदर्शी क्या होती है, दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आती है। ये चीजों को बहुत ज्यादा बड़ी करके तो नहीं दिखाता है, लेकिन हाँ थोड़ी बड़ी करके उनकी स्पष्टता को बहुत ज्यादा क्लियर कर देता है। सामान्य तौर पर जो खगोलीय दूरदर्शी होती है वो चांद, तारे इत्यादि को देखने के काम में आती है, जबकि जो दूसरे टाइप की दूरदर्शी है जिसको परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं, ये चमकीला प्रतिबिंब बनाती है। बड़े आकार का अवतल दर्पण भी इसमें प्रयुक्त किया जाता है। मतलब दूरदर्शी में सामान्य तौर पर क्या होता है, एक उत्तल और एक अवतल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की। तो बहुत दूर स्थित दो वस्तुओं को अगर दूरदर्शी अलग करके दिखा रही है तो ये जो क्षमता है उसकी अलग अलग करके दिखाने की, इसी को हम क्या कहते हैं, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। अब काम क्या है इसके, तो तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि की स्थिति का अध्ययन करना, सेना की स्थिति के अध्ययन में, या और दूर कोई चीज है उसको देखने के लिए, किसी पर नजर रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब कैमरे की बात करें तो कैमरे में भी लगभग दूरदर्शी जैसी ही स्थिति होती है। ये उत्तल और अवतल लेंसों के कॉम्बिनेशन से बना होता है जो शटर के आधार पर काम करता है। आजकल के डिजिटल कैमरे की बात हम नहीं कर रहे हैं। शटर मतलब, शटर वो चीज है जो अचानक से ऊपर उठती है, प्रकाश को अंदर आने देती है और फिर गिर जाती है। प्रकाश फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है उसके साथ क्रिया करके
चित्र को वहां पे अंकित कर देता है और बाकायदा फिर से ये बंद हो जाता है और वो रील जो है वो आगे घूम जाती है और वहां से फिर जो फोटो मिलता है वो नेगेटिव होता है, जिसको विशेष रासायनिक क्रिया के द्वारा पॉजिटिव या नॉर्मल रंगीन फोटो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। हमारी हम अपनी आंखों की बात करें तो हमारी जो दृष्टि निर्बंधता होती है वो 1/10 सेकंड होती है। मतलब कि अगर फोटो कोई 1/10 सेकंड तक हमारे सामने रुकेगा फिर जाएगा तो वो हमको रुकता हुआ महसूस होगा। लेकिन अगर वो 1/10 सेकंड से कम टाइम के लिए हमारे पास रुकता है तो फिर वो क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में 10 से ज्यादा फोटो अगर हमको दिखाई जा रही हैं तो फिर वो हमको एक वीडियो के फॉर्मेट में दिखाई देंगे, फिर वो हमको रुके हुए दिखाई नहीं देंगे बल्कि वो चलते हुए दिखाई देंगे हमको। ठीक है, इसी चीज का प्रयोग वीडियोग्राफी में और सिनेमा हॉल्स में किया जाता है। अब चलिए प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। कह रहा मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? भाई हम उसको क्या कहते हैं? आंख हो गई ये हमारा हो गया क्या, नेत्र लेंस हो गया। प्रकाश आया, इसने प्रकाश को क्या कर दिया, यहाँ पे फोकस कर दिया, तो इसका मतलब इमेज यहां बन रही है। इमेज कैसी है? इमेज वास्तविक है क्योंकि सच में प्रकाश यहां पे मिल रहा है। उसके अलावा इमेज कैसी है? नीचे का प्रकाश ऊपर जा रहा है और ऊपर का प्रकाश नीचे आ रहा है, इसका मतलब इमेज उल्टी है। उल्टी इमेज बनती है आंख के अंदर, लेकिन दिमाग की जो फंक्शनिंग होती है उस उल्टी इमेज को सीधी करके देखने की होती है, इसलिए हमारा दिमाग उसको सीधी करके देखता है। अब ये जो इमेज बन रही है ये कहां पे बन रही है? ये हिस्सा तो क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। तो ये इमेज रेटिना पर बनती है। रेटिना को ही दृष्टि पटल भी कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है। तो पूछ रहा प्रतिबिंब जहां बनता है वो भाग क्या कहलाता है? तो वो भाग दृष्टि पटल कहलाता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो क्या कहलाता है? रेटिना या दृष्टि पटल कहलाता है। और बाकी यह नेत्र का वह भाग है जो एक रक्तन पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना पर्दा होता है। दृष्टि नाड़ी समझ गए? रॉड्स अभी हमने बात करी थी कि दंड कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और कौन से मिलकर बनी होती है, मतलब कि शंकु कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? दृष्टि नाड़ी कहा जाता है। एक पर्दा होता है तथा जो वस्तु से चलने वाले प्रकाश को कॉर्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती है तथा दृष्टि पटल से फोकस कर देती है। कुल मिलाकर के यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी यहां से सेंसर्स उसको दिमाग तक पहुंचाएंगे और दिमाग उस चीज को फिर महसूस कर पाता है। देखने का यही एक तरीका हमारे पास होता है। आगे हम बात करेंगे, आंखों में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस की आगे पीछे गति द्वारा। भाई देखिए पूरा जो हमारा नेत्र है उसमें सब कुछ फिक्स है। नेत्र की जो मांसपेशियां हैं इसको मोटा कर सकती हैं, इसको पतला कर सकती हैं बस, लेकिन ये आगे पीछे नहीं जा सकता, इसलिए आगे पीछे गति नहीं होगी। ये कह रहा है रेटिना की आगे पीछे गति द्वारा। तो रेटिना क्या है? एक पर्दा है। ये पर्दा फिक्स चिपका हुआ है, जैसे दीवार के साथ कोई पर्दा चिपका दिया जाए, कोई घास चिपका दी जाए, ये चिपका हुआ है तो इसकी भी कोई गति पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो ये आगे पीछे गति नहीं कर सकता है। आंख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा, भाई जो तरल भर गया है अपवर्तनांक में परिवर्तन कब आएगा? जिसमें और पानी मिल जाए या इसमें से पानी को और खींच लिया जाए। तो जब हम देख रहे होते हैं नेत्र में इस तरह का कोई रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन नहीं हो रहा होता है जिससे अपवर्तनांक चेंज हो। ये अपवर्तनांक क्या होता है? ये अपवर्तनांक नियत होता है, क्योंकि इसमें ना तो और पानी मिलाया जाता है ना इसमें से पानी कम किया जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं है। तो अब जो भी बचेगा वही होगा। ये कह रहा है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। उत्तलता में परिवर्तन का हमने अभी पढ़ा था कि भाई ये जो मांसपेशियां होती हैं ये जब खिंच जाती हैं तो हमारा नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो फोकल डिस्टेंस दूर चली जाती है, और जब हमारी ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं तो इसको मोटा कर देती हैं, मोटा कर देती है तो फोकल डिस्टेंस कम हो जाती है उस कंडीशन में। तो यही हमारे पास एक ऑप्शन बचेगा।
कह रहा है आंख में संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का बना द्वे उत्तल लेंस होता है। यह अभिसारी प्रकृति का होता है, अर्थात ये प्रकाश को क्या कर देता है, एक जगह पे सिकुड़ने का काम करता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और अगले की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1.44 होता है, अप्रोक्सीमेट, फिक्स नहीं है कुछ। आगे देखते हैं, कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा। तो देखिए यहां पे ये जो f22 फोकल डिस्टेंस 22 और ये 1/60 ये जो सेकंड का कॉम्बिनेशन है, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। देखिए ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो आपको ये इसी रूप में याद करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम ये कह दें कि नहीं भाई इसके लिए कोई मेथड है, थ्योरी है, थ्योरी वगैरह कुछ नहीं, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। कैमरे के लिए आपको ये इसी रूप में याद रखनी होगी। तो देखिए कैमरे का जो द्वारक है और कपाट है, शटर, इसका गति संयोग f22 और 1/60 अधिकतम उद्भासन या एक्सपोजर होने देगा, क्योंकि उद्भासन क्षेत्रफल के स्क्वायर गुणा समय डी स्क्वायर इंटू टी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ यह है कि द्वारक का क्षेत्रफल और समय का मान अधिकतम होने पर उद्भासन अधिकतम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया की बात करें और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो ठीक किया जा सकता है। अभी हमने देखा था कि मायोपिया में क्या हो रहा था, मायोपिया में हमको निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई दे रही थी लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब हो क्या रहा था कि जो इमेज थी वो रेटिना से पहले बन रही थी। दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा था कि जो इमेज थी वो रेटिना के बाद बन रही थी। अब इस तरह की इमेज को और पीछे की तरफ ले जाने के लिए हमको एक ऐसा लेंस चाहिए जो प्रकाश को क्या करे, बिखरा दे, और बिखरा हुआ प्रकाश फिर और पीछे तक हट जाएगा। यहां पे तो ऑलरेडी इमेज रेटिना से पीछे बन रही है, इमेज को रेटिना तक लाने के लिए हमको एक ऐसा लेंस चाहिए जो प्रकाश को और ज्यादा क्या कर दे, थोड़ा सा सिकोड़ दे या उसको और थोड़ा सा एक जगह पे ला दे। तो वैसी कंडीशन के लिए हमको उत्तल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये सिकुड़ा हुआ प्रकाश और ज्यादा क्या हो जाएगा, एक जगह पे अभिसारी हो जाएगा और इस तरह से ये दूर हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा मायोपिया को और उत्तल लेंस के द्वारा हाइपरमेट्रोपिया को दूर किया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा। तो पहले निकट दृष्टि दोष दे रखा है तो अवतल का प्रयोग करेंगे, फिर दूर दृष्टि दोष दे रखा है तो उत्तल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसका कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना है। जबकि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इनका कारण और भी हमने देखे थे कि नेत्र गोलक पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। अब क्या है, माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें या तो एक उत्तल का प्रयोग किया जाएगा या फिर उत्तल प्लस उत्तल का प्रयोग किया जाएगा। जो हमारा टेलीस्कोप होता है, दूर की चीजों को देखने वाला जो यंत्र है, वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, एक उत्तल का प्रयोग करते हैं, दूसरा उत्तल हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर इसमें क्या किया जाता है, अवतल का प्रयोग भी कर लिया जाता है। इसी चीज का प्रयोग हम कहां करते हैं, कैमरे में भी कर लेते हैं। कैमरे में भी इसी कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ अवतल की जगह पर उत्तल भी प्रयोग होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा अवतल, हाँ, लेकिन अवतल का प्रयोग किया जा सकता है। माइक्रोस्कोप में उत्तल और उत्तल का ही प्रयोग होगा। इसका मतलब उन्नतोदर मतलब उत्तल, उत्तल का ही इसमें प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के लेंस उत्तल प्रकार के होते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं। इसमें अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस नेत्रिका कहलाता है। मतलब जैसे ये हो गया मान लीजिए, और हम इधर से इसको देख रहे हैं, तो ये जो नेत्र की तरफ होगा उसी को क्या कह देंगे, नेत्रिका कह देंगे। ये लेंस थोड़ा सा बड़ा होता है और सामने वाला थोड़ा सा छोटा होता है। तो कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक वाला जो लेंस होता है उसको क्या कहते हैं, अविदृश्यक कहते हैं। तो सामने वाला जिधर वस्तु है उधर वाला लेंस क्या कहलाता है, अविदृश्यक कहलाता है। बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, कह रहा है काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा। इसको देखते हैं आगे। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाया जाता है, जिससे वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई देती है। इसे अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं। तो ये जो नाम है अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं, इसको आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। बाकी जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, तो उसको हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ये चीज हाईलाइट रखिए, ये हालांकि आपने क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ ली है तो इसको भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं, ये आप कर लीजिए, आगे पूछा जा सकता है। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? कह रहा है फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। रेटिना कहां होता है, सबसे एंड में। ये हो गया हमारा नेत्र और यहां पे होता है हमारा रेटिना। तो रेटिना पे तो इमेज बनती है, इमेज कहां बनती है, रेटिना पर इमेज बनती है। और ये हो गया हमारा क्या, लेंस हो गया। शटर क्या है, शटर हमारे पलक हैं, या कह सकते हैं कि जो हमारा प्यूपिल है वो शटर का काम कर रहा है। ठीक है, और हमारे जो पलक हैं वो शटर का काम कर रहे हैं। अब ऐसे कैमरे में अगर देखा जाए तो अवतल के बाद उत्तल से प्रकाश जाएगा और फिर यहाँ पे क्या होगी, फिल्म होगी जिससे प्रकाश टकराएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो फिल्म है उससे इसका कंपेयर किया जाता है। तो हमारी आंख परंपरागत कैमरे की, परंपरागत कैमरे की जो रील वाला, काली वाली एक रील आती थी जिसमें नेगेटिव फोटो खींचा करता था, उस कैमरे की बात हो रही है। डिजिटल कैमरे की बात, आजकल के जो कैमरे हैं फोन वाले, उनकी बात नहीं हो रही है हमारी, या डीएसएलआर की बात नहीं हो रही है। हमारी आंखें परंपरागत कैमरे की फिल्म की भांति कार्य करती हैं। आंखें वस्तु को देखती हैं, पहचानती हैं तथा फिल्म की भांति अधिक देर तक अवलोकन भी कर पाती हैं। आंखों में एक लेंस होता है जिसे प्रकाश किरणों के अपवर्तन के पश्चात रेटिना नामक पर्दे पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है तथा दृश्य शिराओं द्वारा प्रतिबिंब को संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और मस्तिष्क द्वारा दृश्य का विश्लेषण कर लिया जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन हुआ, उल्टी इमेज बनी रेटिना पर। रेटिना से फिर जो रॉड्स हैं जो सेंस करती हैं प्रकाश की इंटेंसिटी को, वो इंटेंसिटी के सिग्नल भेज देती हैं, और जो कोन्स हैं वो सेंस करती हैं प्रकाश के कलर को, तो वो कलर वाले सिंबल को भेज देती हैं दिमाग को, और दिमाग उन सब सिंबलों को पढ़ने के बाद एक इमेज का फॉर्मेशन करता है और वो इमेज हमको दिखाई देती है या उसको हम महसूस कर पाते हैं। आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो भाई हमने अभी देखा नेत्र का जो इमेज है वो कैसी है, नेत्र इस तरीके से मांसपेशियों के बीच में लटका हुआ होता है। ये जो मांसपेशियां हैं अगर ये ढीली हो जाएंगी तो नेत्र लेंस और मोटा हो जाएगा, अगर ये खिंच जाएंगी ऊपर की तरफ तो ये कैसा हो जाएगा, ये और पतला हो जाएगा। इसका मतलब इसकी फोकल डिस्टेंस को चेंज करने के लिए ये मांसपेशियां ही क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। इन मांसपेशियों को क्या कहा जाता है, पक्षामी, पक्षमाभी मांसपेशियां कहा जाता है। आयरिस का काम क्या है, तो भैया आयरिस का काम तो नेत्र को कलर प्रदान करना है। यहाँ पे एक पर्दा टाइप का रहता है, बस वो कलर देता है। आंखें नीली है, गुलाबी है, हरी है, पीली है, लाल है,
रेटिना का काम क्या है, तो रेटिना तो अंदर होता है, उसका काम यह है कि उसके ऊपर प्रकाश गिरेगा, उस प्रकाश के सिग्नल को वो दिमाग को भेजेगा। पुतली का काम क्या है, पुतली का काम सिर्फ इतना है कि बॉडी में हमारे जो नेत्र है उसमें कितना प्रकाश एंटर करेगा, तो छोटा हो जाएगा तो कम प्रकाश एंटर करने देगा, और अगर बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा प्रकाश को एंटर करने देगा। बस इसका इतना काम है, तो हमारे पास सी ऑप्शन बचता है। आंख के लेंस की फोकस दूरी पक्षमा भी मांसपेशियों के कार्य से परिवर्तित होती है। इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है, जिससे दूर व पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये कह रहा है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो अभी हमने बात करी थी पुतली की। पुतली क्या है, एक इस तरीके से, जैसे ये हमारी आंख हो गई, ठीक है, इसमें ये एक हिस्सा होता है, इसके अंदर एक छेद और आप ध्यान से देखेंगे तो ये होता है। ये रात के समय या अंधेरे के समय क्या होता है, ऐसे करके बड़ा हो जाता है, पूरा फैल जाता है, और जब दिन का टाइम होता है तो यही जो चीज है ये क्या हो जाती है, और ज्यादा सिकुड़ जाती है। तो जब हम धूप में होंगे तो ये बहुत छोटा होगा, और अचानक से अंधेरे कमरे में चले जाएंगे तो इसको ठीक अपने एडजस्ट होकर के बड़ा होने में कुछ टाइम लगता है। तो उतनी देर के लिए हमें कमरे में कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे 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 जब ये एडजस्ट हो जाएगा फिर हमें कमरे में दिखाई देने लगेगा। तो ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये हो रहा है भैया पुतली में परिवर्तन की वजह से। तो पुतली के आकार में परिवर्तन की वजह से ऐसा होता है। लेंस के व्यास और फोकस दूरी में परिवर्तन की वजह से तो दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु देखने में हेल्प होती है। रोडोप्सिन या रोड्स की वजह से तो क्या होता है, इंटेंसिटी का परिवर्तन आता है। तो रोडोप्सिन में अगर कोई परिवर्तन होगा, तो जैसे रोडोप्सिन अगर कम है किसी में तो मुर्गे जैसी हालत होगी कि भैया दिन निकलेगा दिखने लग जाएगा, दिन छुप जाएगा दिखना बंद हो जाएगा। रोडोप्सिन अगर किसी में बहुत ज्यादा है तो उल्लू जैसी हालत होगी कि रात हो कुछ भी हो हमको दिखाई देगा, लेकिन अगर दिन हुआ तो ज्यादा रोशनी की वजह से हमारी आंखों में चकाचौंध होगी और देखने में बड़ी दिक्कत होगी, आंखों में दर्द होगा। आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, कारण ये भी सही है, लेकिन अनुकूलित होती है किस वजह से, पुतली के आकार में परिवर्तन की वजह से। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर डी वाला ठीक हो जाता, लेकिन अब क्योंकि दोनों में से ये ज्यादा सही है तो हम ए को मान के चलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें स्टार भी कर रखा है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देती हैं। इसका कारण पुतली के आकार में परिवर्तन, रोडोप्सिन का विरंजक व पुनः विरचन होना, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना है। आंखों में स्थित कोन फोटो रिसेप्टर तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होते हैं, जबकि रोडोप्सिन या रोड रिसेप्टर अंधेरे में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूलित होते हैं। तीव्र प्रकाश में रोडोप्सिन या रोड रिसेप्टर समाप्त हो जाते हैं और क्षीण होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, तो ये तो दोष में आता है ना। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष। प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष, न दूर का न निकट का। अब अगर ये तीनों दृष्टि दोष है तो इसका मतलब विषम कोण मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, तो जैसे ये है हमारी आंख, आंख में ये हो गया हमारा क्या, ये प्यूपिल हो गया, या इसको पुतली कह दीजिए, नेत्र तारा हो गया। अब इसके पीछे हमारा क्या होता है, लेंस लगा हुआ रहता है। तो या तो लेंस की मांसपेशियों में या जो पुतली की ये जो मांसपेशियां लटक रही हैं इनमें अगर एक फोड़े जैसी संरचना हो जाती है तो उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। तो ये एक अलग तरह की चीज है, ये दृष्टि दोष नहीं होता है। हालांकि इसकी वजह से भी दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि इस छेद को ये बढ़ करके क्या कर देता है, पुतली वाले छेद को रोकने लग जाता है, तो दिखना इसमें भी बंद हो जाता है।
पर यह असल में कोई दृष्टि दोष नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। वह नेत्र दोष जो दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता मोतियाबिंद दृष्टि दोष कहलाता है, जबकि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया इत्यादि दृष्टि के क्या है, अपवर्तक दोष है। इस दोष में हमारे नेत्रों का आकार प्रकाश को सही तरीके से मोड़ नहीं पाता, जिससे फलस्वरूप प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता। बीच में वो आ जाएगा, अगर मान लीजिए घिराव आ जाएगा तो उसकी वजह से प्रकाश पूरा एंटर ही नहीं हो पाएगा, इसलिए चित्र क्लियर हो नहीं पाता। इसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। अब कह रहा है एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रोजेक्टेड किए जाते हैं। 24 फ्रेम प्रति सेकंड। जबकि अब कारण इसका बता रहा है कि कारण क्या है, आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, 0.1 सेकंड, इसका मतलब आप 1/10 सेकंड भी कह सकते हैं, तब तक प्रभावी रहता है। अब वो कितना दिखा रहा है, वो 24 फ्रेम दिखा रहा है। और ये असर कितने तक रहता है किसी भी एक इमेज का, ये रहता है 0.1 सेकंड तक। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमको वो अलग अलग चित्र दिखा रहा है, लेकिन हमको वो चित्र रूप में ना दिख करके वो हमको वीडियो रूप में दिखेंगे। हमने इस पे थोड़ी देर पहले भी चर्चा करी थी। तो कथन भी सही हो जाएगा और इसका कारण भी सही हो जाएगा, क्योंकि हमको वीडियो किस वजह से दिख रहा है, 24 फ्रेम उसने पर सेकंड के हिसाब से दिखाए और हमारी जो रेटिना है वो 0.1 सेकंड तक ही असर को अपने उस पर रख पाती है। इस वजह से क्या होगा, ये दोनों सही होंगे और इसका सही स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। ठीक है। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब शुरू से लेके एंड तक 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रोजेक्टेड किए जाते हैं। यह चलचित्र नेत्र की दृष्टि निर्बंध के सिद्धांत पर बनाया जाता है। इसके अनुसार आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटने के बाद 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड तक बना रहता है, जिससे जो चित्र होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखेंगे अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अभिनेत्र मतलब जो हमारी आंखों के अंदर नेत्र है उसकी बात हो रही है, किस तरह का बनाएगा। तो भाई ये तो उत्तल प्रकार का है, तो ऊपर वाली चीज को नीचे लेके जाएगा, नीचे वाली चीज को ऊपर लेके जाएगा। इसका मतलब जो सर है वो नीचे आएगा और जो पैर है वो ऊपर जाएंगे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रकाश सच में क्रॉस कर रहा है, इसलिए इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। अगर प्रकाश सच में क्रॉस नहीं करता तो अवास्तविक इमेज बनती, तो वास्तविक और उल्टा बनाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे प्रतिबिंब के बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिसे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर इस प्रतिबिंब को क्या करके देखता है, सीधा करके देखता है। प्रतिबिंब बनता उल्टा है लेकिन दिमाग उसको सीधा देखता है। आगे बढ़ते हैं। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त होता है। कह रहे हैं दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। तो रंगों को तो आंखों के द्वारा जैसे पहचानते हैं वैसे ही पहचाना जाएगा, लेकिन दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। इसी कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। ये ज्यादा सटीक आंसर है। देखिए एक आंख जो होती है उसका जो विजन होता है वो 150 डिग्री होता है, लेकिन अगर इसमें दूसरी आंख भी जोड़ दी जाए तो ये 300 डिग्री तो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का जो एवरेज होगा वो 180 डिग्री विजन हमारा बना देगा, जो क्या करता है, एकदम स्पष्टता ला देता है हमारे विजन के अंदर। तो एक आंख की अपेक्षा दो का होना ज्यादा सही है, क्योंकि इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। मानव के एक नेत्र की क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होती है, जबकि दो नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 हो जाती है। अतः दोनों के होने से दृष्टि का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है। मानव प्राणियों में दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं,
इसलिए उनकी दृष्टि का क्षेत्र लगभग 180 तक सीमित होता है। ठीक है, घोड़ों की बात करें तो वो अपने नेत्रों को हिला सकते हैं, वो आगे की तरफ खड़े खड़े मुंह करके अपने पिछले पैर को भी देख सकते हैं, तो उनका लगभग 270 डिग्री तक होता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य में क्योंकि आंखें आगे की तरफ फिक्स हो चुकी हैं, घुमा करके पीछे की तरफ नहीं देख पाता है, या साइड से उतना ज्यादा बेहतर नहीं देख पाता। अब मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, भाई देखिए, इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो 4500 से लेकर के 7500 के बीच में देख पाता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे नेत्र के जो ये दृश्य प्रकाश की सीमा है, अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो विब, ग्योर इसको देख पाती हैं। बीच के जो रंग हैं इनमें ग्रीन के लिए और येलो के लिए हमारी आंखें क्या होती हैं, सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर बीच में लिया जाए तो इनके बीच में लगभग बीच में क्या आएगा, 5500 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसलिए 5500 एंगस्ट्रॉम या येलो और ग्रीन के लिए आंखों की संवेदनशीलता सबसे ज्यादा होगी। देखिए 5500 एंगस्ट्रॉम या 550 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए मानव की जो आंखों की सुग्राह्यता है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि 10 प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 nm से 700 nm होती है, और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों, विशेष करके पीले और हरे रंग की जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनके लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? देखिए, पढ़ने में जो काम आते हैं तो किसी को हो सकता है कि निकट दृष्टि दोष हो, पढ़ने में तो उसको भी दिक्कत आएगी, और हो सकता है किसी को दूर दृष्टि दोष हो, यह भी हो सकता है कि किसी को क्या हो, जरा दृष्टि दोष हो। अब ये नहीं कहा कि पढ़ने में कहां काम आ रहा है, कहीं कि भाई फ्लेक्स, अगर वो ये कहता कि किताब पढ़ने में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है तो हम कह देते उत्तल का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा पढ़ने में, तो कहे कि भाई दूर कहीं पे फ्लेक्स है, उस पर ऊपर कुछ लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, उसको पढ़ने के कौन सा काम आएगा, तो उसको पढ़ने के लिए तो अवतल काम आएगा। कहीं किताब नजदीक पढ़नी है तो कौन सा काम आएगा, कहीं उत्तल काम आएगा। इसका मतलब उत्तल अवतल दोनों पढ़ने के काम आते हैं। डिपेंड करता है कि आप दूर की चीज के लिए बात कर रहे हैं कि नजदीक की चीज के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंसों से बनते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किए जाते हैं। यदि दूर श्यामपट्ट पर लिखे, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ना हो तो अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, और निकट की वस्तुओं को जैसे बुक वगैरह पढ़नी है तो उसके लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो मानव की जो आंख है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की चीजों को देख सकता है। तो ये तो हो गई दृष्टि की निकटतम दूरी, और ये हो गई दृष्टि की अधिकतम दूरी। तो निकटतम पूछिए कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये है क्या, वह न्यूनतम दूरी जहां तक हमारी आंख स्पष्ट देख पाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है या मायोपिया से पीड़ित है अवतल लेंस का प्रयोग करता है। बात बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष में अवतल का ही प्रयोग किया जाता है। अब अवतल का क्यों प्रयोग करता है कि अवतल लेंस अपने ऊपर आपतित किरण पुंज को क्या करता है, अपसारित कर देता है, मतलब फैला देता है। तो ये दोनों ही बात सही है और दोनों का स्पष्टीकरण भी है। देखिए, निकट दृष्टि दोष
निवारण के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसकी उचित फोकस दूरी से आने वाले प्रकाश किरणें अपसारित हो जाती है, मतलब फैल जाती हैं। इस कंडीशन में इसके द्वारा क्या होता है, अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे ये रेटिना पर फोकसित हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए सही। कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तुओं को धुंधला और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है तथा इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, नहीं अवतल का प्रयोग किया जाता है, और ये डेफिनेशन भी गलत है। अब कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट, बिल्कुल, और दूर की वस्तुओं को धुंधला देखता है, बिल्कुल। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ये सही बात है। पूछ रहे थे क्या, सही पूछ रहे थे, सही हमारा बी हो जाएगा। बाकी दो को पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तुओं को, ये जो डेफिनेशन दे रखी है ये किसके लिए, ये दूर दृष्टि दोष के लिए है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तुओं को धुंधला और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, ये किसी की परिभाषा नहीं है, और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये सही है, लेकिन डेफिनेशन दूर दृष्टि दोष की है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट और दूर की वस्तुओं को धुंधला देखता है, ये निकट दृष्टि दोष की परिभाषा सही है, लेकिन इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जो लेंस का प्रयोग है ये गलत दे रखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देख चुके हैं कि कारण क्या है, भाई गोलक का बढ़ जाना। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कह रहा है व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, तो दूर दृष्टि दोष वाला तो देख सकता है, इसका मतलब ये सही है। कह रहा है लेंस का नाम्यांतर अधिक होता है, अब इसको अभी छोड़ते हैं फिलहाल। ये कह रहा है निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए इसमें ऐसे ही तो हो रहा था कि जो भी प्रकाश आ रहा था वो कहाँ जा रहा था, रेटिना के पीछे जा रहा था। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, नहीं दूर दृष्टि के दोष को दूर करने के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत पूछा है इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि ये कथन ठीक नहीं है जो डीवा ऑप्शन है, क्योंकि दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुओं को देखने में उसको दिक्कत आती है। अब दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो नेत्र में पीछे की तरफ कहीं जाकर के बनता है, और उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि इमेज रेटिना पर बन जाती है और वस्तु हमको ठीक दिखाई दे जाती है। कारण क्या है इसका, या तो फोकल डिस्टेंस बढ़ जाती है इसमें, या फिर नेत्र गोलक क्या हो जाता है, इसका व्यास कम हो जाता है, ये थोड़ा छोटा हो जाता है। इन वजहों से दूर दृष्टि दोष की समस्या देखने को मिलती है। आज का जो लेक्चर है इसको यही विराम देते हैं। बाकी अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से जो बुक है इसको आप ध्यान से ले लीजिए, इसमें खूब सारे प्रश्न हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने के क्रम में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की एक कह सकते हैं महारत हासिल होगी। तो इस साल अगर आप पेपर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये बुक ले लीजिए, जो आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होगी। इसके अलावा इसी चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास को लेकर के भी लगातार क्लासें चल रही हैं। तो इन क्लासों से संबंधित किताबों को भी खरीद करके आप लेक्चरों का आनंद लीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।